राष्ट्रपति कल क्या हम लोग देखे थे राष्ट्रपति में? महाभियोग देख लिए थे। देखिए आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? आर्टिकल 53 में, है ना? कार्य एवं शक्तियां 53 बोलता है कि राष्ट्रपति स्वयं एवं अपने अधीनस्थों के अपने अधीनस्थों के द्वारा कार्य का निष्पादन करेंगे, कार्य करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई कार्य है और वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जो अधीनस्थ हैं या जो उनको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति जिसको, उनके द्वारा जितने कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य हैं जिसमें हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, तीसरा देखेंगे सैन्य शक्ति, इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, इसको देखेंगे वीटो शक्ति, इसके बाद हम देखेंगे समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति, ठीक है। उसके आपातकाल शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग इतना सारा चीज, इतनी शक्तियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। वित्तीय शक्तियां भी एक है। हाँ, आवाज जा रही है ना? अच्छा, हाँ जा रही है। उसमें पूछ रहा हूँ।
हम्म। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। फॉर। हाँ क्षमा। अध्यादेश भी है, उसी में हम लोग देखेंगे। हाँ। हो गया ये। और हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे क्या है। कार्यपालिका शक्तियाँ, या कहीं कार्यकारिणी शक्ति भी देता है, कार्यकारी शक्ति भी देता है, कहीं कार्यपालिका शक्ति देता है। कंफ्यूज नहीं होना है उतना, समझ में आ रहा है ना। कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या चीजें हैं थोड़ा समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट नियुक्ति की शक्ति, यानी नियुक्ति का अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, इन तमाम चीज़ों की नियुक्ति करता है। तो पहला उसका है कार्यपालिका शक्ति में पहला जो शक्ति दी गई है वो है नियुक्ति का अधिकार। नियुक्ति की शक्ति या नियुक्ति का अधिकार बात बराबर है। नियुक्ति का अधिकार इसके कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए दूसरा बात, नियुक्ति का अधिकार के बाद ये वित्त आयोग, उसी में मैंने बता दिया, लेकिन मैं अलग से फिर हम लिख लेंगे, आप एक बार लिख लेंगे नियुक्ति का अधिकार के नीचे वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में दिया गया, तो बगल में लिख लिया आर्टिकल तो 280, 280, अनुच्छेद 280। अच्छा दूसरा बात देखिए यहाँ पे, तो पहला हो गया यहाँ पे फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग गठन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 280 में दिया गया है। दूसरा बात इसमें है कि इसके कार्यपालिका शक्ति में कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का मतलब क्या है, दो राज्यों के बीच में स्थिति को सही करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है खुद, ठीक है ना। कोई मामला हो तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी करता है। अंतर्राज्यीय परिषद गठन लिख लें, काल गठन। ये इसका वर्णन किया गया है, हाँ आर्टिकल 263 में, 263 में। दूसरा बात कि कोई भी क्षेत्र को, अगर कोई क्षेत्र है एरिया है तो उसको अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, क्षेत्र घोषित करने का अधिकार इसको है, घोषित करने का अधिकार इसको दिया गया राष्ट्रपति को। दूसरा बात यह SC ST OBC के आयोग का गठन कर सकता है, यानी OBC आयोग, SC आयोग, ST आयोग का गठन कर सकता है। ये तमाम इसके अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे अधिकार हैं, घोषित करने का अधिकार दिया गया इसको। मतलब अगर कोई क्षेत्र है तो वो रिजर्व क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसके उनके मतलब प्रशासन के लिए, उनके उत्थान के लिए SC वाले को। ST के बारे में बात नहीं करूँ मैं, केवल बात करूँ अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। हाँ SC, हाँ SC अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र ये घोषित कर सकता है। दूसरा बात कि SC ST और OBC आयोग का गठन कर सकता है। अगर इन लोगों के लिए कोई अलग से कुछ करना होगा सरकार के, इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, तीन लोगों के आयोग का गठन कर सकता है, इनके लिए कमीशन का गठन कर सकता है राष्ट्रपति। कोई दिक्कत समझने में। तो अब उसी में तो मैं बोल रहा हूँ, नियुक्ति का अधिकार में सारा UPSC के चेयरमैन का अधिकार उसी में गठन करेगा। अब लिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने केवल लिख दिया नियुक्ति का अधिकार, सिंपल। कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पे नियुक्ति का अधिकार भले इतना दिया गया, इसमें बहुत सारा नियुक्ति का होगा। राष्ट्रपति, सॉरी,
प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति करेगा। तो जितने भी जैसे ये बोले यूनियन कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन का गठन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर के गठन करेगा, ठीक है ना। तो सारा चीज़ वो गठन, हाँ, अटॉर्नी जनरल का गठन करेगा। तो सारा चीज़ का गठन यहाँ पर करेगा वो। तो इसलिए मैंने केवल लिख दिया सिंपल में नियुक्ति का अधिकार है। ये वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करता है 280 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, अगर कोई क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और वो एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग का गठन कर सकता है। ये सब उनके राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, तो देखिए जो विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, ये बोला है लेजिस्लेटिव। सबको पता है कि लेजिस्लेटिव का काम क्या है, कानून बनाने का, ठीक है ना। कार्यपालिका का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पे बोला विधायी शक्ति, तो सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है विधायी शक्ति में वो है कि ये संसद के सत्र को बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे उसमें पहला पहला लिखेंगे पहले उसमें लिखेंगे कि यह राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के राष्ट्रपति क्या है, संसद के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, अब समझेंगे यहाँ पे। अभिन्न अंग होने के नाते इनको बहुत सारा शक्तियां दी गई है। सबसे पहला बात यह है कि संसद सत्र को सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान समझ रहे हैं ना, यानी विघटित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। कुछ देर के लिए उसको लंबित कर सकता है। लोकसभा भंग कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है। दूसरा बात यहाँ पे होगा कि देखिए विधायी शक्तियां में राष्ट्रपति को 2 पावर एक्स्ट्रा दी गई है। इसमें देखेंगे कुछ ऐसे विधेयक होंगे, पहले यहाँ समझेंगे। विधेयक यानी बिल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसे विधेयक या यहाँ पर बिल होंगे, जो एक बिल होंगे जो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद आएंगे, और एक वैसे बिल आएंगे कि जो राष्ट्रपति को लास्ट में सहमति की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल का मतलब यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि बिल 2 प्रकार के होते हैं। बिल बहुत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर, कुछ ऐसे बिल रिक्वायर, जैसे संचित निधि, अगर राष्ट्रपति किसी भी आदमी को संचित निधि से पैसा निकालना है तो उसमें राष्ट्रपति की पहली सहमति चाहिए। जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे, उसके बाद उस बिल से वहां से पैसा निकाला जाएगा। और कुछ ऐसे बिल हैं जिसपे जैसे क्या बोलते हैं उसको, संविधान संशोधन करना, ही सारा चीज करना है। तो विधेयक 2 प्रकार के हैं। एक पे है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, और एक ऐसे जिस पर राष्ट्रपति की बाद में सहमति चाहिए। ये यहाँ पे लिखता हूँ सहमति बाद में। ठीक है, इसी में आता है कि राष्ट्रपति अगर कोई जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। आर्टिकल्स 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, टेम्पोररी मैं बोल रहा हूँ, हमेशा के लिए भंग करने के बारे में बात हो रहा है। भंग का मतलब होता है हमेशा के लिए, टेम्पोररी का मतलब होता है उसको लंबित करना, भंग का मतलब ही होता है हमेशा। हाँ, अरे वो दूसरा है, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे दूसरा बात बोल रहा हूँ मैं, दूसरा आगे देखेंगे। उसके बाद यह संसद के सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति। संसद सत्र को संबोधित करेगा। संबोधित का मतलब जब भी जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का, तो पहला बार वो संबोधित करेगा। दूसरा बात, प्रत्येक साल जो पहला सत्र शुरू होगा प्रत्येक साल में, वो पहले सत्र को ये संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति। ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इतना किसी को डाउट है कोई?
अभी ना राष्ट्रपति का मतलब संसद में केवल दो अंग नहीं है, लोकसभा राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति भी उसका अंग है, इसीलिए उसे माना जा रहा है, जरूरी अंग मान लीजिए, सिंपल। कोई दिक्कत है? किसी को डाउट पर पूछ लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति देखेंगे। पहली बात तो है कि राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्ति में क्या होगा यहाँ पे कि पैसा से मामला बात कर रहा है, पैसा से रिलेटेड, तो क्या हो सकता है? पहला ये बोला है कि कोई भी विधेयक आ रहा है, तो अगर कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, और वह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं लास्ट में लोकसभा अध्यक्ष तय करेगी। लेकिन उससे पहले बिना राष्ट्रपति के सहमति से वह धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो यहाँ पे लिखेंगे वित्तीय शक्ति में कि धन विधेयक यानी मनी बिल जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही, राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही, सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक अगर कोई पूछेगा कोई धन विधेयक है या कि नहीं, लास्ट डिसीजन कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा। लेकिन धन विधेयक को जब लोकसभा में पेश किया जाएगा तो उससे पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई दिक्कत ना, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वह विधेयक जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक होता है आकस्मिक निधि, ठीक है ना, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से भी, आकस्मिक निधि से भी अगर पैसा निकालना हो, आकस्मिक निधि रखा क्यों गया है? आकस्मिक निधि का मतलब है कि जो सरकार के पास पैसे हैं, अगर कभी जरूरत पड़ गई सरकार को बीच में पैसे के लिए, तो यहाँ से पैसा को निकाला जाएगा, सरकार अपना काम करेगी, जैसे सरकार के पास पैसा आएगा फिर आके इसमें डाल दिया जाएगा। नहीं, इसमें ये रिजर्व फंड है एक प्रकार से, जो इतना मेंटेन करके रखना ही होगा, ठीक है ना। और इसका जो वर्णन किया गया आकस्मिक निधि का, वो किया गया आर्टिकल 267 में, 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? तो दो बात हम लोग समझे यहाँ पे कि जो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो दूसरा बात है कि आकस्मिक निधि भी, आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना हो तो उस पर भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, जिसका वर्णन 267 में किया गया है। एक और बात, जो प्रत्येक साल जो बजट पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के बाद ही, कहने के बाद ही वहाँ पे लोकसभा में, संसद में पेश किया जाएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया। लेकिन कहीं पर भी हम लोग संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? 267, 267 तो इसमें कहीं अगर देगा तो ऐसे दे सकता है कि प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के द्वारा यह राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही संसद में बजट को पेश किया जाता है। कोई दिक्कत? तो अभी तो हम लोग तीन उसका पावर देखें यानी शक्तियां देखें।
मनी बिल का मतलब, धन विधेयक का मतलब है कि मान लीजिए कोई पैसा सरकार को कहीं से लाना है, निकालना है, सरकार को खर्च करना है, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार जब चाहेगी पैसा खर्च कर देगी। ये दिक्कत है ना। अगर ऐसा पावर दे दिया जाए सरकार को, तो सरकार तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है कि भाई कोई भी विधेयक अगर आएगा तो धन विधेयक, अब सरकार बोलेगी धन विधेयक है, लेकिन देखिए एक और जनरली बात ये भी है, सिंपल समझना है कि इस पे तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे पहले, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जो अध्यक्ष बैठा है सरकार का ही आदमी है। पहली बात तो है, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सरकार की अपनी आदमी है। तो जब सरकार बोलेगी भाई धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष कैसे बोलेगा धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक का मनी बिल का सिंपल मतलब है कि धन विधेयक जो जा रहा है वो पैसे अब खर्च करेंगे, अब डेवलपमेंट के लिए, हाँ, वेलफेयर करने के लिए। ऐसे बोला गया कि भाई सार्वजनिक जो खर्चे होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल होता है कि सरकार जो अपने पैसे को किसी देश के विकास के लिए रोड कंस्ट्रक्शन करवा रही है, पुल बनवा रही है, यूनिवर्सिटीज बनवा रही है, कॉलेजेस बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार का। क्योंकि सरकार के पास दो है, एक तो आय है और दूसरा सरकार का व्यय है। तो सरकार के पास जो आय का स्रोत है सबसे ज़्यादा टैक्स है। सरकार को आय कहाँ से मिलती है? टैक्स से मिलती है पैसे। ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स, लगभग 90% पैसा टैक्स से ही मिलते हैं। 10% में नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, कुछ पैसे कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे आते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? सरकार अगर कहीं से उधार ले रही है पैसे, या सरकार के पास कुछ संपत्ति, उसको संपत्ति को सरकार बेच रही है, ठीक है, या सरकार कहीं पर अगर पैसा को इन्वेस्ट की है तो वहां से पैसा अपना निकाल रही है, तो ये सब सारे के सारे कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो ये है सरकार की। हाँ, वही वित्त आयोग उसलिए तो बुलाया गया है ना। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वित्त आयोग, सॉरी, जो यहाँ पे मैंने बताया है, वित्त आयोग का गठन जो राष्ट्रपति यहाँ पे कर रहा है 280 के द्वारा, इसका काम ही है कि टैक्स के बंटवारों को देखना। इसके बाद फिर एक काउंसिल भी बनाया गया है, जैसे जीएसटी जो लागू किया गया था, जीएसटी काउंसिल का भी वर्णन किया गया है अनुच्छेद 279A में, ठीक है ना। उसमें भी काम वही है, जीएसटी काउंसिल का भी काम यही है कि भाई यह ध्यान रखना कि केंद्र और राज्यों में राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाएगा तो भाई काउंसिल उसके लिए निदान करेगी उसका। दोनों नहीं, दोनों अलग है, दोनों अलग है। ये आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब है कि इसमें से पैसा बार बार नहीं निकाला जाएगा, इसमें पैसा जब एकदम जरूरी पड़ेगा। आकस्मिक का मतलब होता जरूरी, इमरजेंसी है। जब एकदम जरूरी पड़ेगा, सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा और उसको पैसे की जरूरत है, तब यहाँ से पैसा निकालेगी। इसीलिए इसको राष्ट्रपति के अंतर्गत रखा गया है कि सरकारें बार बार इसका दुरुपयोग न करें, कि राष्ट्रपति के पहले सहमति देगा राष्ट्रपति, उसके बाद यहाँ से पैसा निकाल जाएगा। तो एक प्रोसेस होगा, उसमें 2-4-5 दिन लगेगा पैसा निकालने में, ठीक है ना। लगता नहीं हो तो 1 घंटे में पैसा निकल जाता है, लेकिन बनाया गया प्रोसेस ऐसा। बहुत है, कम से कम 500 करोड़ है। हाँ, 500 करोड़ पहले कम था, अभी उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 500 करोड़। हाँ, हाँ, 500 करोड़ आपको कम लग रहा है? अच्छा, दूसरा बात इमरजेंसी में चाहिए ना, वो इमरजेंसी के लिए रखा गया। जैसे मानिए गांव में, घर में नहीं लोग पैसा रखता अपना चुरा कर कहीं पे, 200, 500, 1000, 2000, 10, तो वही आकस्मिक निधि है। सरकार का भी आकस्मिक निधि है अपना, कि अगर एकाएक पैसे घट गए, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? तो काम चलेगा, 1-2 दिन तो चलेगा ही उससे, 1-2 दिन बाद कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा सरकार के पास पैसा। अब थोड़े कि एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार के पास एकदम पैसा ही खत्म हो जाए, हम लोग जैसा कंगाल हो जाएगी सरकार, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पैसा तो रहेगी सरकार के पास। वो तो बनाया गया, एक रूल बनाया गया है, हर देश में क्या रूल बनाया गया कि भाई ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा आकस्मिक नीति, कि अगर इनकेस कोई पैसा, जैसे बजट में मान लीजिए सरकार बजट ला रही है, बोले कि भाई मुझे अगले साल 1000 रुपये की आवश्यकता है, इतना में मैं काम हो जाएगा, और सरकार को बीच में पैसा घट गया, सरकार को खर्च आ गया 1200 रुपये, तो 200 रुपये कहाँ से आएगा? यहीं से मेंटेन किया जाता है।
फिर जब पैसा सरकार के पास आएगा तो जितना यहाँ से निकाला फिर उसको लाकर इसमें डाला जाएगा। रिजर्व में इतना रखना है, मैं ही बोल रहा हूँ। अभी निधि हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अभी आकस्मिक निधि के बारे में मैं नहीं बताया हूँ, मैं बस यहाँ पे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बात की जा रही है। इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे पूरा संचित निधि आकस्मिक निधि क्या है, सारा का सारा चीज पढ़ेंगे। अभी केवल यहाँ पे कि राष्ट्रपति के बारे में केवल टोटल क्या क्या वो काम कर सकता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। चलिए आगे लिखेंगे राष्ट्रपति में न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है, तो राष्ट्रपति क्या क्या जुडिशियल पावर है। एक तो है कि सबसे जरूरी जो है न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 72 के द्वारा उसे क्षमादान करने की शक्ति है। क्षमादान का मतलब है कि किसी का भी जो जो सजा दी गई है उस सजा को वह कम कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है, या अगर किसी को फांसी की सजा उसको रोक सकता है, इस क्षमादान की। लेकिन सजा जो फांसी का जो पावर है वो केवल पावर राष्ट्रपति के हाथ में दी गई है, उसको रोक सकता है। वो तो इसमें क्षमादान में भी सारा का सारा इंटरनल वही मामला आता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे ओपनली ही बताया जाता है कि क्षमादान की शक्ति, कोई क्षमा उसे करेगा कि नहीं करेगा राष्ट्रपति के हाथ में है। सरकार तो सपोर्ट करेगी ही, तभी तो अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति के जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति, सारे के सारे पावर कामों में उनके मंत्री परिषद उसका सहायता करेंगे ही करेंगे वो लोग, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग अभी उसको हटाकर बात कर रहे हैं ताकि लगे कि राष्ट्रपति पावरफुल है हम लोगों के यहाँ। इस हिसाब से ये पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रपति लगे कि भाई राष्ट्रपति पावरफुल अपने यहाँ। इसलिए इसमें बात करेंगे कि न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 72 के अनुसार राज्यपाल को भी क्षमादान शक्ति है, वो कर सकता है, लेकिन फांसी जो जिसको होने वाला उसको नहीं रोक सकता है राज्यपाल। हम्म। अरे तो गृह मंत्रालय तो मेन भूमिका निभाती ही है, बिना गृह मंत्रालय के इनपुट से कहाँ कुछ हो पाएगा। किसी को फांसी देना हो या किसी को लटकाना हो, किसी को मारना हो, सारा का सारा पावर, सुन लीजिए, इंटरनल पावर पूरा मंत्री परिषद ही चलाती है पूरे राष्ट्रपति को, सिंपल यही समझिए एक लाइन में। हाँ हाँ हाँ, राष्ट्रपति के पास मंत्री परिषद से, सरकार से बड़ा पावरफुल पूरे अभी भारत में कोई नहीं है, इतना समझिए, राष्ट्रपति भी नहीं है। हाँ, मृत्यु दंड में केवल जो ही फांसी की जिसको मैं बोल रहा हूँ, मृत्यु दंड में केवल वह वहां के इनपुट के बाद ही इनकी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ऐसा नहीं कि अपने मन नहीं कि नहीं अब तुम छोड़ दो नहीं मारा जाएगा, मरना तो तय ही है। लेकिन अभी तक जितने लोगों की क्षमा हुई, क्या किसी को पता है कि बस उनको एक्सटेंड कर दिया गया है फांसी को, कि चलो आज नहीं 10 दिन बाद। इसीलिए तो उसमें भी जो, इसीलिए तो मामला है कि जुडिशरी पे इसीलिए तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर आपको फांसी देना है तो तुरंत दीजिए उस आदमी को, उसको आदमी को डेट दे दे कर, मतलब एक एक दिन मारने से बढ़िया कि एट ए टाइम मारिए, कहानी खत्म कीजिए। एक प्रश्न चिन्ह उठता है इसी पर, जुडिशरी पर, भारत के जुडिशरी पर, कि जैसे मान कि अफजल गुरु था, उसको बहुत दिन तक रखा गया, उसके बाद फांसी दिया गया। तो भाई अगर ऐसा है तो उसको अगर मारना ही है तो तुरंत कीजिए, एक आध 2 दिन 10 दिन में निपटा दीजिए उसको जल्दी से। अब माने कि लंबा चल रहा है प्रोसेस, वो आदमी डेली सोचेगा रात में कि कल मर जाना है, कल मर जाना है, कल मर जाना है कि नहीं। देखिए एक, अगर एक लाइन में मैं बोल दूं सिंपल, इतना गृह मंत्रालय छोड़िए, सरकार छोड़िए, सरकार के बिना इनपुट से राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं केवल एग्जाम पास करने के लिए, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे राष्ट्रपति के पास उनका केवल वेतन ही अपना है 5 लाख रुपया, उसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ नहीं है पावर उनके पास।
वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब मामला कन्फ्लिक्ट होगा, जो मैंने भी बताया था। वो अध्यादेश जारी कर दो, वो भी कन्फ्लिक्ट होगा बुलाने के लिए केवल, कि भाई बैठकर आप लोग अपना देख लीजिए उसको। उसमें बोला कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का अधिकार है उनको, अध्यक्षता वो भी नहीं करेंगे, केवल बुलाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा अध्यक्षता। तो इनको रखा गया एक मीडिएटर के तौर पे, कि भाई सरकार उनसे बात करेगी, वो सरकार से बात करेंगे और अपना काम करेंगे, सिंपल यही है, मीडिएटर के रूप में काम कर रहे हैं सरकार और जनता के बीच में, सिंपल। लेकिन हम लोग उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति सबसे पावरफुल आदमी है भारत के, क्योंकि यह कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है ना, संसद का अंग है ये, तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे। यही काम करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही काम करते हैं, फ्री में नहीं है भाई, एक पद है वो। 5 लाख। लिखिए अनुच्छेद 72 के द्वारा, लिखिए अनुच्छेद 72 के द्वारा। हाँ भाई, इसी में न्यायिक शक्ति में ही अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है। क्षमादान में बहुत सारे हैं, जैसे अगर किसी को कुछ फांसी दी, सॉरी, कोई सजा दी गई है तो उसके सजा को कम कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है। माने कि कोई किसी को कड़ा सजा दी जाती है, जो समझ में आ रहा है ना, तो भाई 5 साल का है तो उसका उसके ड्यूरेशन कम करके 3 साल कर सकता है, सजा कड़ा ही रहेगा। कभी किसी को कड़ा दिया गया, उसको समान कर दिया गया, मतलब ईयर उतना ही दिन रहेगा, तो ऐसे करके उसको क्षमादान की शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, अब पब्लिक तो कुछ मिलता ही नहीं, पहली बात तो ये समझना है। पब्लिक को हम लोग दो ही, या तो संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे बस। तो अनुच्छेद 72 के द्वारा इसे क्षमादान करने की शक्ति है। और एक और है अनुच्छेद 143, 143 के अनुसार यह राष्ट्रपति जो है, यानी जो प्रेसिडेंट है हम लोगों का, हाँ प्रेसिडेंट, किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। अब समझेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 143 के द्वारा बताया जा रहा है कि सुप्रीम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति माने न माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी मामले पे, अगर उसको गड़बड़ नहीं पता चल पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो उसको सलाह देगी, तो इसके सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लिख लेंगे। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको मानना या नहीं मानना है, सिंपल, उसमें कोई बाध्य नहीं है। नहीं मांगेगा तो देना तो होगा सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, वो बात कर रहा है कि वो मानेगा कि नहीं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, इनको तो सलाह देना ही होगा। हाँ, ये मानेगा कि नहीं इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा बात यह है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, जजों की नियुक्ति करता है। इसको लिख लेंगे इसमें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। यह तो ये तो सबको याद है 143 कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। मगर अगला पॉइंट लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यहीं पे सवाल अगर थोड़ा घुमाएगा तो ये हो सकता है कि कर दे ऐसा कुछ। कोई दिक्कत? बाध्य नहीं है, यानी एकदम बाध्यकारी नहीं है इसके निर्णयों को मानना सुप्रीम कोर्ट पर। इसको आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते कि नहीं मानना ही होगा, वो मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा। हाँ, राष्ट्रपति
अरे वो नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझी क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 143 के द्वारा अगर किसी मुद्दे को राष्ट्रपति नहीं समझ पा रहे, उनसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, और कोई कानून वाला मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। वो सलाह मांगेगा केवल। सलाह इसको जो देगा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसके सलाह को वो माने कि न माने। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कोई दिक्कत? बोलिए कौन क्वेश्चन था? बाध्यकारी किया गया था। अरे वो तो आसान है, वो तो 42वें में है। इंदिरा गांधी के में तो, इंदिरा गांधी में तो इतना। अरे तो मैं तो बोलता ही हूँ इस सब, तो ये तो दो तीन तो क्वेश्चन आएगा ही उल्टा पुल्टा। तू तो मानना होगा। और एक और बात सुन लीजिए, पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी कभी मूड रहता है डिस्टर्ब सुबह सुबह आने में, तो सुबह तो घिचिर बिजिर मत किया कीजिए, घिचिर भी समझ रहे हैं ना, हाला गुला नहीं। और दूसरी बात है कि तो मैं आ गया था 9 बजे, मुझे पता नहीं कि क्लास है 9:30 से। मेरा ऐसे ही मूड मेरा डिस्टर्ब उस टाइम से। सहन शक्ति इधर आइए। सहन शक्ति। मैं इस मामले में हूँ बहुत प्रोफेशनल, सच बता रहा हूँ मैं। भले इससे एक बहुत सारे लोगों को हमसे दिक्कत भी होती है, अपने दोस्तों में भी, ऐसा नहीं हर जगह कि यार तुम हर जगह ये सब बहुत देखते हो फायदा नुकसान। तो मैं देखता तो हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जहाँ फायदा नहीं होता है वहाँ पे मैं वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करता हूँ, जहाँ फायदा है वहीं पे मैं रहता हूँ, सिंपल। इसमें लोग, अब मुझे लोग इसको मुझे मुकाटेरियन बोले या चाहे मुझे मतलबी बोले, चाहे जो बोले भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि मैं टाइम का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी क्लास 9 बजे होंगी, तो आप मिलाए होंगे कि एक आध क्लास कभी मैं टाइम, एक आध दिन कहीं लेट से आया होगा। वो भी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कभी मैं लेट से आया होगा। मैं टाइम जो मेरी रहती है 9 बजे, तो मैं एकदम, देखिए सारा पैसा उठाइए जी पहले। ज़्यादा है तो दे दीजिए, इधर नहीं है अपने पास। ठीक है ना? तो थोड़ा ये सब समझना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। सैन्य शक्ति देखेंगे। अरे भाई मुझे क्या मतलब, बायो से हो चाहे फिजिक्स से हो, उसका प्रॉब्लम वो अपना समझेगा बायो वाला। उसे मुझे क्या मतलब, बायो वाला से हो चाहे हिस्ट्री वाला से हो। मैंने 2 बार टाइम वहाँ पे चेंज करवाया जहाँ पे मैं जाता हूँ, बार बार उसी को थोड़ा टॉर्चर किया था। एक आदमी एक बार ना, कोई किसी को टॉर्चर हो, बार बार मैं ही उसी को बोलूँगी तुम एडजस्ट करो। ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो तो मेरे चलते बढ़ा दिया, तो इसलिए मेरे चल नहीं बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ाया कि उसके इकोनॉमिक्स हुआ नहीं था, और खोज रहा था इकोनॉमिक्स का टीचर। मतलब मैं दिल्ली से पटना आया हूँ, समझिए कि उसी का मतलब सबसे बड़ा कारण है कि क्लासेज मेरी नहीं चल रही थी। वो बोला कि सर कम से कम आकर 15-20 दिन क्लास करवा दीजिए इकोनॉमिक्स का, नहीं तो बहुत दिक्कत है, बच्चे टीचर मिल नहीं रहा है इधर। एक टीचर आया भी था, कहा लड़का जो भी हो मुझे नहीं पता, शायद लड़का बोला नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बोला ठीक है, हमने पैसा वैसा पहले हिसाब किताब कर लो अच्छे से, उसके बाद टिकट बनेगा उधर से। बिना पैसे का तो हिलूंगा नहीं मैं। तो बोला कि सर ठीक है, पैसा का बात होगा। हमने पैसा का बात ऐसे नहीं है, टिकट भी बनवाना होगा उधर से आने का, व्यवस्था भी करवाना होगा। तो व्यवस्था का तो नहीं, व्यवस्था तो एक अपना एक आदमी है, तो मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी रह रहा हूँ सर, वो चला गया है घर। समझ में आ रहा है ना? एक तो मुझे खाना बनाने नहीं आता है, तो पटना में इतना गंदा खिलाता है, रिकॉर्ड है, मतलब पूरे विश्व में सबसे गंदा खाना पटना में होगा, पूरे वर्ल्ड में मैं लिख के दे सकता हूँ। अरे भाई तो डेली डेली रेस्टोरेंट में खाइएगा, ये पागल आदमी है क्या जी?
अब डेली रेस्टोरेंट में खाइएगा आप खाना? खाना का मतलब क्या होता है? रोटी दाल सब्जी चाहिए, यही नहीं चाहिए? अब थोड़े डेली मटन चिकन फाड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट को डेली खा पाइएगा? चलिए दिल्ली में आपको ले चलता हूँ, डेली खाइएगा खाना, वहाँ दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे एक दिन में साला चिकन खा ली जाके एगो होटल में, क्या जरूरत इतना तेल मसाला डालने का? साले कम डालो तुम, ज्यादा है तो फेंक दो ले जाकर उधर। कम है, कम डालो, और डालो भी मिर्चा भी एकदम हरा मिर्चा, सूखा, इतना बड़ा सूखा मिर्चा निकल रहा था उसमें से। हम ले भाई इधर आओ, बोल आके बोला है कैसा लगा। मैं बोला कि भैया बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, दोबारा नहीं पूछना है। हैं? क्या मांग रहा? हाँ फीडबैक। नहीं मुझे लगा अकेले था ना, तो मैं बोला और भाई मतलब थोड़ा चढ़ाने को, उसको बोला कि खाना तो आपका बहुत टेस्टी लग रहा है जी देखने से। अब वो टेस्टी बोला ना, मैं वो आ गया, सीधे सीधे ले लिया कि मैं सच में, अब भाई मैं तुमको चढ़ा रहा था कि तुम अच्छे से खिलाओगे। वो आ गया मेरे पास, सर नहीं सर नहीं, और भाई कैसा लगा खाना? मैं तो पहले कुछ नहीं बोला, मैं बोला कि ठीक है भैया पूछना नहीं है दोबारा। एक आंटी बनाती है दिल्ली में खाना, एकदम 50 का थाली देती है, 4 रोटी थोड़ा दाल सब्जी थोड़ा चावल ले लीजिए। मतलब उसके यहाँ अगर आप 5 साल लगातार खाएंगे, मैं 5 साल बोल रहा हूँ, एक दिन आपका पेट खराब चाहे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लगेगा अरे भाई क्या दे दी है। एकदम ना तेल दिखेगा उसमें सब्जी में। हाँ वहाँ पे बहुत से लोग खा नहीं पाते हैं, जिनको थोड़ा तीखा उखा खाना हो मसाला, वो नहीं खा पाएंगे। जैसे हम लोग ग्रुप में जितने बंदे हैं हम लोग बहुत मजा आता है। अच्छा उसके एक और फायदा है, देखिए खाना थोड़ा खराब भी है ना, तो गर्म रहता है तो मजा आता है खाने में। उसके यहाँ क्या, अब एक रोटी खाएंगे ना तो बैठना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, उसके बाद दूसरा रोटी आता है। तब थोड़ा बैठे बैठे लाओ खिलाओ, हम लोग फ्री ही आए हैं आज, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या है, बना कर रख दिया 8 दिन पहले का रोटी, मतलब उसी टाइम, और ला कर दे दिया लो। हम बोले भाई एक दो पहले एक एक लाओ, नहीं भैया ऐसे नहीं, एक ही बार लो 5। भाई ये अच्छा चावल है कि लग रहा है वो फ्रिज में से निकाल कर दे रहा है, पागल। एक तो इतना मोटा मोटा चावल पटना में, इधर छिला गया मुझे, सच बता रहा हूँ खाने में। तीनों सेना देखिए, तीनों सेना का मतलब कौन हो गया? जल थल वायु के अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसके प्रमुख बोल सकते हैं। तीनों सेना के प्रमुख के रूप में यह काम करता है, प्रमुख के रूप में काम नहीं, प्रमुख होता है, ठीक है ना? तो तीनों सेना के प्रमुख के रूप में यह कार्य करता है। अच्छा सैन्य शक्ति में और क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, राष्ट्रपति को एक पावर यहाँ पर दिया गया है कि युद्ध हो या शांति, अनाउंस यही करेगा, मतलब घोषणा ये करता है। तो युद्ध की घोषणा हो या शांति की घोषणा हो, कौन करता है? यही राष्ट्रपति करता है। तो अमेरिका में जाकर करेगा? हाँ वहां पे उनसे कौन इनसे पूछेगा? अब अमेरिका की इतना दिन खराब है कि इनसे पूछेगा, सलाह लेगा? वो युद्ध का नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, समर्थन का। अब न्यूज में चल रहा था कि वो गए भाई साहब तो रुकवा दिए युद्ध वहां पे, यूक्रेन और रसिया वाला युद्ध, लोग खुश थे। हो सकता रुकवा दी भी दिया, वो मोदी है मजबूत आदमी है। अरे इतना तो अपना होना चाहिए, कौन मान रहा है वो बात को? अपना कहाँ देश जल रहा है जी। ये तो है। हाँ मणिपुर में थोड़ा सेंसिटिव मामला है। अपना देश जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
मणिपुर सही में, लेकिन मतलब बीजेपी कुछ बोला नहीं, क्या मैटर है पता नहीं। हम्म, कुछ किया होगा ये लोग बीजेपी के साथ, सोचा वो रुको इसी मौका, यही मौका है तुम लोग को सीधा करने का। हम्म। कुछ नहीं, भावना भावना होना कुछ नहीं रहता है, एक आध दिन में सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मामला ये है, कहीं पर भी ये सब मामला अगर चल रहा है ना, तो हम लोग केवल एक पक्ष देख रहे हैं, सरकार का। वहाँ का इंटरनल मामला क्या है पता नहीं चल पा रहा, अभी तक मीडिया में आया ही नहीं है। और हम लोग कैसे बोल दें कि क्या गलत है क्या सही है? हम लोग को जानकारी, मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली में कुछ हो रही है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। तो मीडिया जब बोलेगी उस वही हम लोग सुन रहे हैं, वही मानेंगे भी हम लोग। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वहाँ पर साक्षात दर्शन कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो चीज़ें है कि ऐसे नहीं, बीजेपी तो जरूर गई होगी वहाँ पे, गई होगा, लेकिन नहीं, मार के नहीं भगा। सरकार को मारना इतना आसान है? हाँ, बोले एक आध विधायक सांसद को आप मार सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकते, राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया है ये, जबकि जबकि यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है, तो समझिए कि बहुत दिक्कत है। देखिए, आपातकाल 352, आर्टिकल 356 और 360। तो 52 में है क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल ए 21 आधार पर लागू होगा, जब आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण का डर हो। बाह्य आक्रमण के चलते इसमें लग सकता है। अब लगा भी है, कब कब लगा है भारत में अभी तक? अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। 3 बार, कब कब? 62, 71 और 76। ठीक है ना? कब कब? 1962 चाइना के साथ, 1971 बांग्लादेश वाला मैटर में, और 1976 जब ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस टाइम इन्होंने इमरजेंसी लगवाया था भारत में। सॉरी, 75, 75। ठीक है। 56 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब उस किसी भी राज्य का संविधान का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, हर राज्य में अलग अलग। अभी तक बिहार में लगभग 9-10 बार लागू हो चुका है। 360 में ये वित्तीय आपातकाल है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू हुआ नहीं है। 9-10 बार लगा है, 8-9 बार वहीं लगा, सबसे ज्यादा हमको लगा यहीं पे लगा होगा। भाई साहब थे अपने, लगवा देते थे। वो तो कम ही है, और लगना चाहिए था, लगना ही चाहिए था वो तो। हाँ। हाँ, तो उसके बाद आ गए हैं अपना, तो कहीं यूं कैसे लगवाएगी? तो अच्छा आदमी भी है, इधर आपातकालीन शक्ति है। उसके बाद हम बात करेंगे। आए? ये अंधेरा, बारिश हो रही है बहुत तेज क्या बाहर? हो नहीं रही है ना अभी? आज मेरा क्लास वहाँ पे है नहीं, आज मैं फ्री हूँ। 2 घंटा क्यों खींच दें? 1.5 घंटा तो अभी हो गया मेरा, वही टाइम देख रहा था। 9 बजे से, मैं 9 बजे से काउंट करूंगा ना मैं अपना। 9, 10:30 हो रहा है। हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। वीटो शक्ति, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है। इसमें वीटो, बहुत तरह के वीटो हैं, जिसमें पॉकेट वीटो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट वीटो, अच्छा देखिए वीटो होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल है, बिल है, तो ये राष्ट्रपति के पास
जब ये बिल दोनों संसद के दोनों सदनों से पास होकर जब ये राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति के पास ये बिल आएगा पास होकर, इसके बाद अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। क्या? या तो अगर बिल आया कोई तो उस पर अपनी सहमति दे दे, ठीक है, या इसको अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वो रिकॉन्सिडर के लिए वापस संसद को भेजे, जिसको हम बोलते हैं पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजे। और तीसरा है या तो उसका पॉकेट बीटो का इस्तेमाल करे, यानी इसको लंबे दिन के लिए अपने पास रख ले, पॉकेट बीटो का इस्तेमाल करे। और चौथा बात एक और है कि अगर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति फिर भेजा संसद को और फिर संसद उसमें बिना कुछ चेंज किए फिर से वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे रहा है, तो उस स्थिति में इनको अपनी सहमति देनी होगी। उस टाइम इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार ही यह रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकते हैं संसद के पास। एक बार फिर वहां से एज इट इज आ गया इनके पास, तो इनको सहमति देने ही होगी, वो कुछ भी हो, गलत हो सही, उसे कोई मतलब नहीं है, इनको देना होगा। एक ही बार इनके पास पावर दिया गया है कि भाई पॉकेट बीटो का मतलब होता है कि भाई उस अपनी ना सहमति दे रहे हैं ना उसको वापस भेज रहे हैं कंसिडर के लिए, अपने पास रख लेंगे, जैसे ग्याली जैन सिंह पोस्ट ऑफिस वाले मैटर में किए थे अपना, ठीक है ना। तो अपना तो वही एक है, जब पूछता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जिसने पॉकेट बीटो का इस्तेमाल किया था, ज्ञानी जैल सिंह थे, जो इंडियन पोस्ट जो बिल आया था, पोस्ट ऑफिस वाला बिल, डाकघर वहीं, तो उसमें उन्होंने बिल का ये किया था। तो अनुच्छेद 111 के द्वारा ये पॉकेट बीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट का मतलब वही पॉकेट है जो अपना, हाँ ठीक है। शायद 85 के आसपास में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर याद है तो लिख लें, तो मैं कल बताऊंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी जैल सिंह किए थे मुझे याद है, राष्ट्रपति जिन्होंने पहली बार पॉकेट बीटो का इस्तेमाल किया। हाँ 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 हाँ? अभी तो मैं क्या बता रहा था, मैं बोला हूँ पॉकेट बीटो का मतलब होता है कि कोई बिल इनके पास आया राष्ट्रपति के पास और उस पर अपनी कुछ ना सहमति दे रहे हैं और ना वापस उनके पास भेज रहे हैं संसद के पास, अपने उसके पास अपने पास होल्ड करके रख लिए हैं, वही होता है पॉकेट बीटो। आ? कितना नहीं रख सकते हैं पॉकेट बीटो, जितना निमन होगा रख सकते हैं पॉकेट बीटो का। ये प्रावधान है, उसका ही प्रावधान है, एकदम प्रावधान है, प्रावधान है, मैं बोल रहा हूँ प्रावधान है, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि पॉकेट बीटो कितना नहीं रख सकते। हम लोग तो बीटो पावर पढ़ेंगे आगे राष्ट्रपति के बाद, उसमें हम लोग बात अच्छे से करेंगे, रुक जाइए 1 मिनट। राष्ट्रपति की बीटो शक्ति, ठीक है, लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111
और अनुच्छेद और अनुच्छेद 201 और अनुच्छेद 201 भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक के संबंध में निम्नलिखित वीटो शक्तियां प्रदान की गई है। पहला लिखेंगे पूर्ण वीटो। हाँ, पूर्ण वीटो लिखेंगे। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति की उच्च शक्ति से है। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति की उच्च शक्ति से है जिसके तहत वह अपने समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। हो गया। दूसरा लिखेंगे निलंबन वीटो लिखेंगे। यह राष्ट्रपति की किसी विधेयक को जस्ट बगल में लिखेंगे ब्रैकेट में, यदि वह धन विधेयक ना हो ब्रैकेट बंद, विधेयक को संसद या ब्रैकेट बंद संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे पॉकेट वीटो लिखेंगे। यह राष्ट्रपति की उस शक्ति को बताता है जिसके तहत वह विधेयक को यह राष्ट्रपति की उस शक्ति को बताता है के बाद क्या लिख बोला, जिसके तहत वह
विधेयक को न तो अनुमोदित करता है, विधेयक को न तो अनुमोदित करता है, न तो अनुमोदित करता है और न ही अस्वीकार करता है, और न ही अस्वीकार करता है, और न ही वापस कर सकता है, न ही वापस कर सकता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल तक विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकता है। हाँ, लंबित रख सकता है। हो गया। ये रहा हम लोग का राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां के बारे में। ठीक है ना, कार्य एवं शक्ति। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, जितना मैंने बता दिया है। और उसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं कि हाँ क्या है कैसे है। कुछ है डाउट किसी को? हाँ, 1975 में? नहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रपति थोड़े ना थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे। 1975 में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये देखना होगा। ये सब एक बार देख लेंगे, राष्ट्रपति का पूरा वो है ना, कब उनका टाइम ड्यूरेशन। हो सकता है कि सवाल। अच्छा, नहीं तो मतलब 75 ना, उससे पहले एक लिस्ट में दे दूंगा, ग्रुप में भेजवा दूंगा मैं, जिसमें पूरा, क्योंकि कार्यकाल उतना तो याद रहेगा नहीं किसका कार्यकाल कब से कब तक था। लेकिन हो सकता है कि सवाल पूछ दे, सवाल पूछ सकता है कि भाई क्योंकि इमरजेंसी बहुत बड़ा घटना है भारत में। और उसके बाद 5 ईयर। हाँ, फखरुद्दीन अली थे। अब मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट अभी पता कुछ नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता इस पे। अब जब बोल देखें तो मामला सही होगा, है ना। तो देखिए, थोड़ा अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो अभी तक हम लोग ने कितना टॉपिक पढ़ा है पॉलिटी में। एक तो हम लोग पढ़ लिए भारत का संवैधानिक विकास, सोर्सेज पढ़ लिया, प्रियम्बल पढ़ लिया, संविधान सभा पढ़ लिया, अनुसूची पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, कर्तव्य, डीपीएसपी, और ये मतलब 8-9 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ बोले। नहीं, स्पेशल पावर नहीं है राष्ट्रपति को, इसमें स्व विवेक की शक्तियां भी है राष्ट्रपति को। कुछ कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को स्व विवेक की दी गई है। देखिए, अगर आम भाषा में बोला जाए, कुछ ऐसा पावर नहीं है स्व विवेक की। कुछ बोला गया है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें राष्ट्रपति खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसमें मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता उसे नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पे बात उसी को हम लोग बोलते हैं स्व विवेक की शक्तियां। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे राष्ट्रपति की चर्चा आएगा स्व विवेक की शक्तियों के बारे में। क्या मतलब हो? टॉपिक टॉपिक तो बहुत हो गया, 9-10 टॉपिक हो गया। अच्छा, लिख दूंगा। अच्छा, तो एक एक काम करेंगे ना, आप किसी बैठ कर लिख लेंगे लेकर। अब इसमें तो वो लोग सेव ही नहीं करते हैं, तो क्या आएगा। किसी से बैठ कर लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। बाकी है कि अगर आपको कभी आऊंगा मैं ना, तो 10 मिनट बैठ कर मैं समझा दूंगा, 10 मिनट में कहानी हो जाएगी। हम्म। हाँ, धन विधेयक पर कोई लागू कुछ नहीं होता है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी, ऐसे याद रखना है। उस पर राष्ट्रपति पॉकेट बीटो, निलंबन बीटो, कोई बीटो सीटों का पावर नहीं उपयोग कर सकते हैं। हैं? क्या आप बोले, नहीं समझ में?
तो धन विद्या का मतलब ही तो होता है वित्त विधेयक। धन विद्या की बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। धन विधेयक को भी बहुत सारा, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों अलग अलग है, वित्त विधेयक भी अलग है और धन विधेयक भी अलग है, लेकिन दोनों का मामला पैसा ही है। लेकिन अगर स्पेशली धन विधेयक के बारे में बात होगा तब वहां पर उपयोग, यहाँ कोई बीटो सीटो का पावर उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वित्त विधेयक है तो वहां पे कर सकते हैं वो। हाँ, दोनों का मामला देखिए, दोनों का उद्देश्य सेम ही है, पैसा ही है दोनों का उद्देश्य। लेकिन हाँ, लेकिन अंतर ये है कि धन विधेयक बहुत मतलब जल्दीबाजी में मामला करवाया जाता है, वो पैसे की आवश्यकता होती है वहां पे। इसीलिए वहां पे कोई रोक टोक, बीच में कोई ट्रैफिक नहीं चाहिए, सीधे गाड़ी चलना चाहिए बस। इसीलिए राष्ट्रपति को यहाँ पे पावर नहीं दिया गया कि वहां पे पॉकेट बीटों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ बोलिए। मालिक नहीं है राष्ट्रपति, मालिक है, हम नौकर भी नहीं है वो। मालिक कहाँ से आ जाएंगे? अरे ऐसा ही पद है। बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। हम्म। अरे भाई 6 टू 11 12 में आ जाएगा, 6 to 8 कौन सी बड़ी बात है? पॉलिटिकल साइंस भी अब मैं बोल लूँ? अच्छा, अब सुन लीजिए। पॉलिटिकल साइंस पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अगर पॉलिटिकल साइंस का मतलब ही होता है कि लगभग 70% पॉलिटी ही है। 20% जो मामला है ना, 70 से 80%, 20% थिंकर्स पूछता है। तो थिंकर्स है तो थिंकर्स के लास्ट में बता दूंगा, बोला तो हूँ इसमें, अब एक बार को 30 बार बोलूँ? मैं बोला था कि थिंकर्स जिसका भी पॉलिटिकल साइंस होगा या जिसका भी अलग से इकोनॉमिक्स होगा, ये दो विषय के लिए मैं थिंकर्स थिंकर्स जो भी होगा सारा बता दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे कौन क्या बोला, यही थिंकर्स है। मानिए कि जैसे मानिए डेमोक्रेसी के बारे में आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, जनता का शासन है। उसके बारे में कुछ कुछ अलग अलग वक्तव्य दे दिया है, सब वही याद करना, वही है थिंकर्स। हाँ बोलिए क्या बोल रहा है कौन? हम्म। सिलेबस आपके पास है तो सिलेबस बोलिए आप। हाँ बोलिए, अल्लाह ये मैं ही बोल लेता हूँ। तो रुकिए ना, वही वही तो देखता हूँ सिलेबस। अच्छा, मैं जो लिखवाया हूँ ये तो मुझे पता ही है। हाँ ठीक है, जो मैंने सिलेबस लिखवाया है। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप जिसे पहले जो सब एग्जाम हुआ है, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार प्रीवियस ईयर देख लेंगे। अगर आपको लगे कि सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ रहा है तो आप बताइएगा, नहीं पूछ रहा है तो पढ़िए, सिंपल बात है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में तो एकदम कहीं से भी कोई लूप होल नहीं आएगा, इसी गारंटी मैं लेता हूँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। मैंने इकोनॉमिक्स में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जहाँ भी पढ़ाता हूँ मैं बोल रहा हूँ। क्या पढ़ना है? अरे भाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आप लोगों को, मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, आगे बोले। क्या आपका डाउट है? कुछ नहीं पढ़ना मतलब? अरे तो मैं थोड़े बता, आपको पता है सिलेबस में क्या दिया है, मुझे थोड़ा ना पता है। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही 9th क्लास से है, तो 5th क्लास में कहाँ से पूछ देगा इकोनॉमिक्स? किसका? अगर पूछ रहा है तो अब आप ही लोग बताएंगे ना क्या पूछा, मैं थोड़ा डिसाइड करूंगा, मैं थोड़ा सिलेबस पता है मुझे। मेरा है कि पॉलिटी पढ़ा देना बस, पॉलिटी से बाहर का नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपका हिस्ट्री है। अरे भाई एक बार बोल दीजिए, पागल हो जाऊंगा मैं। एक ही आदमी बोलिए क्या बात है भाई, आपको बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? अरे भाई बताइए तो क्या प्रॉब्लम है आपको?
तो उसके लिए तो बहुत पढ़ना होगा। मैं अब जो बोल रही है ना पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए यहाँ से काम नहीं चलेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप जो बोल रही हैं ना सिलेबस मैं भी देखा हूँ पॉलिटी वाला। ये मैं केवल पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहली बात ये समझना होगा, दोनों अलग अलग है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस में आएगा अलग अलग संविधानों से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ता है उसमें। ठीक है ना, तो उसका नहीं होगा तो मैं नोट्स दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं दे दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा। और नहीं कि अभी अब कल मांग ले कल दे दूंगा। चलिए भाई साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है आपका? आपका क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई कुछ तो बोल रहे थे, बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या पूछ रहे थे आप? अरे भाई तो टाइट बोलिए ना, क्या आप बोल रहे हैं? सुना यहाँ तक आ ही नहीं रहा, आपको सुनाई दिया जी आप लोगों को? अच्छा ये बोल रहे हैं आप? तो अच्छे से बोल लीजिए। हमसे डरने की आवश्यकता है? मैं तो, मुझे लग रहा है कि मेरे इतना सीधा तो कोई होगा ही नहीं। इतना है। अब देखिए मुझे, बात है कि मैं बहुत सारा चीज सोचता हूँ लेकिन बहुत सारा जगह हो नहीं पाता है। ठीक है ना, तो बाकी अगर है तो आप एक बार बात कर लेंगे, अगर वो लोग बोलेंगे तो मुझे क्वेश्चन देने में दिक्कत नहीं। मेरे पास लगभग 10,000 क्वेश्चन रखा हूँ मैं। नहीं वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, वो जब टेस्ट होगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों टाइप भी करवाना होगा ना वो। ठीक है ठीक है, टेस्ट होगा। टेस्ट होगा। कौन सर? हाँ। अरे भाई तो हाँ टाइप ये लोग करवाएंगे क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन है वो जहाँ मैं पढ़ा रहा था उसका लोगो को लगा हुआ है, वो क्लेम कर देगा। इन लोगों को है एडिट करना होगा इन लोगों को। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं यहाँ पे बहुत सा चीज़ मैं अलग अलग जाता हूँ तो कहीं हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ, कहीं पीपीटी से पढ़ाता हूँ। क्योंकि अलग अलग जहाँ पे एक बार मैंने पढ़ा दिया है चीज़ें, वो वहाँ को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो क्लेम होगा उस पर। इसलिए यूट्यूब पे जो भी मेरी वीडियो जाती है, मैंने जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाता हूँ वहाँ पे देखिएगा मेरा सब जगह, इसलिए मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। पीपीटी से पढ़ाना, पीपीटी से पढ़ाने का मतलब कि भाई अब डेली थोड़ा चेंज होगा। मानिए कि मेरा नोट्स बन गया सारा, अब हर जगह लगेगा सेम सेम जगह। अब सेम सेम जगह लगेगा और उतना ही लोग एक्टिव है नहीं कि ये लोग टाइप कर देंगे आधे घंटे में रेडी कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? और यही बात है, और यहीं पे जहाँ मैं अभी से पहले जो पढ़ा रहा था, हम लोग नोट्स अभी देते थे और आधे घंटे में आपका 10 पेज लिख कर आता था। आधे घंटे में एकदम टाइप होकर आ गया, मैसेज आ गया कि सर आपका रेडी है, आप देख लो। तो वहाँ पे काम होता था, यहाँ पे टाइम पास होता है, दोनों में अंतर है। यहीं पे नहीं, मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, मैं पटना का बोल रहा हूँ, मैं पटना का बोल रहा हूँ मैं पटना का बोल रहा हूँ। अब एक जगह में सब कुछ बात हो गया, सब कुछ बोला कि क्वेश्चन आपको लिखना होगा। मैं कहाँ से लिखूंगा? मैं कहाँ से लिखूंगा जी? आप लिखवा दो मन है तो, नहीं तो मेरे बस का नहीं है सब। हम लोग भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल बोल दिया एक ही शब्द में। मेरा काम है केवल आकर पढ़ाना, यही काम करूंगा। आप पीपीटी लगवा दो, जो करना है करो, आदमी बैठाओ नहीं बैठाओ, माइक सही आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ये सारा प्रॉब्लम तुम्हारा है। मेरा है आऊंगा शुरू हो जाऊंगा मैं अपना। भाई आदमी बैठा के तुम चेक करो, मुझे कैसे पता है कि आवाज है? यहाँ पे दिख रहा है कि आवाज आ रही है। एक जगह यहाँ पर ऐसे देखना पड़ता है कमेंट। अब इधर इधर लेटेगा कि इधर देखेगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें हैं। नहीं होता कि ये लोग वो टालने वाला काम होता है, टालने से काम नहीं होगा। बहुत सीरियसली रहना होगा चीजों में। हाँ हाँ वो आएगा, वो तो पढ़ना होगा आंसर एकदम पढ़ी। मैं कभी बोल रहा हूँ आप लोगों का, बहुत टाइम एग्जाम होने में। अब ठीक है मैं टेस्ट करवा दूंगा।
क्या कर, हाँ क्या पूछ लें? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। मैं ठीक है, वो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ टेस्ट को इस बार, ठीक है ना? टेस्ट हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। ये संसद ये अनुच्छेद सॉरी भाग 5 में चल रहा है। भाग पार्ट 5 में अनुच्छेद 4(1) तक तो हम लोग पढ़े थे पार्ट में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज था। अभी भाग 5 चल रहा है, लंबा चलेगा ये। इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कैग टैग नैग सब इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना? अटॉर्नी जनरल, सारा चीज इसी में हम लोग पढ़ेंगे। एक यही मेन पोर्शन है लंबा। मेन पोर्शन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तो राज्य वाला तो वो तो बस आर्टिकल चेंज होगा, लगभग काम वही है सेम, थोड़ा बहुत चेंज होगा। उसका पंचायती राज व्यवस्था। दशहरा कब से शुरू हो रहा है वैसे? छूट अच्छा, कब छुट्टी भी होगा ना? अच्छा, तो मैं प्रयास करूंगा कि दशहरा से पहले जब भी छुट्टी हो, कम से कम संसद और पंचायती राज व्यवस्था, चाहे राज्य विधान राज्य वाला पूरा मैटर वो मैं निपटा दूं। जो बाकी रहेगा, जब आएंगे हम लोग पूजा पाठ करके उधर से। अब मैं बोल रहा हूँ कि कहीं जो मैं बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़िए, प्रीवियस से लगाते रहिए क्वेश्चन, जहां ऑब्जेक्टिव मिले लगाइए। बुक पढ़ेंगे ना, बहुत कन जितना मैं अब बता दे रहा हूँ कम कम शॉर्ट में, इससे अगर आप सवाल बनाई, अगर सवाल छूटेगा तो आगे पूछिएगा, सर आपने जो बताया वो नहीं। अरे बहुत सारा पीवाई के मार जाइए मार्केट, किताब की दुकान पर लाखों पीवाई क्यू बिक रहा है मार्केट में। किताब टीचर वाला तो आजकल हर जगह दिख रहा है, जाकर खरीद लिए, कोई टॉपिक वाइज चाहे सब्जेक्ट वाइज। प्रीवियस से लगा लीजिए, और कहीं और नहीं प्रैक्टिस भी कीजिए, अगर मिल जाए तो क्या जो दिक्कत है और भी। हाँ तो अरे सुनिए बता रहा हूँ, देखिए हाला नहीं कीजिए। यूनिक का एक आता है, यूनिक पब्लिकेशन का बिहार का, जिसमें बिहार पीसीएस, सुन लीजिए पहले, अब हाला नहीं करना है पहले। बिहार पीसीएस, बिहार टीचर, बिहार एसएससी, सीजीएल, दरोगा, फरोगा, प्यून ट्यून, सारा चीज का उसमें क्वेश्चन है। इतना मोटा है उसका। एक बार उसको ले लीजिएगा यूनिक वाला और लगा लीजिए पूरा, उसको 2 राउंड मार दीजिए। हाँ, उसमें क्वेश्चन भी दिया है और पीछे सॉल्यूशन भी दिया है उसका। सबसे बड़ी बात तो है। नहीं सब लगाइए ना, कुछ ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में सोचना नहीं है कि ये लगाना है कि नहीं लगाना है। जितना मिले लगा लीजिए, वो आपके लिए फायदा ही होगा। हाँ? अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ लगाने के लिए क्वेश्चन। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जीएसए तो है यूनिक पब्लिकेशन में, जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल पूछता होगा एक आध दो सवाल। हाँ तो वो भी पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल बता दूंगा, कोई नहीं पढ़ा रहा है कोई यहाँ पे? नहीं पढ़ाएगा कोई, पढ़ा देगा, उसके अलावा मैं बता दूंगा मैं। 50-60 पॉइंट, उससे बाहर बिहार स्पेशल नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए आप। इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो 51 क्या है अनुच्छेद? हाँ, 51 क्या अनुच्छेद?
अरे भाई तो इतना हाला नहीं कीजिए लोग। एगो का वैसे मेरा सुबह से माथा दर्द कर रहा है, टन टन मार, कोई नहीं होता है टन टन मारता है, उस तरह से कर रहा है। बैठ जाइए। नहीं नहीं, आज ही पूछूंगा, चलिए आप खड़े हो जाइए, अब खड़ा होकर बताना है, कहना नहीं पड़े खड़ा होने के लिए। 38 क्या है अनुच्छेद? कंफर्म? अच्छा। 35 क्या है? 5? बैठिए। बैठिए। अच्छा बताइए। हाँ, वो तो तीनों संसद से है, 33 34 पे दोनों तीनों संसद से ही मैंने बताया था। मैंने बताया कि 35 क्या है स्पेशली। हार मान के कभी रहिए खड़ा। बैठ जाइए। चलिए भाई साहब। वो कहाँ गए वो भाई साहब जो अभी यहाँ पे जो थे? बुलाइए उनको फोन करके। एक राउंड उनका भी चलेगा, खड़े हो जाइए आप। हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति? और निर्वाचन किस में दिया गया है? किस में? 302 में? अरे भाई मैं बोला हूँ राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। इसमें ये भी 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया 54 में, ये तो सही है आपका। निर्वाचन का रीति है 55 में। बैठिए। चलिए। चलिए बताएंगे, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया, मतलब अधिकार दिया गया? अच्छा। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? कहाँ से, मैं किस टॉपिक से पढ़ रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अभी एक राउंड और चलेगा, बैठिए। हाँ, बुला के लाइए उनको भी, थोड़ा बोले सर बुला रहे हैं, बुलाइए उनको, भेजिए थोड़ा इधर। रुक जाइए। चलिए बताएंगे, मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग का 11 मौलिक कर्तव्य है दिया गया, ये तो पता है आपको। इसमें 5 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताइए, कौन कौन सा 5 मौलिक कर्तव्य, कोई भी 5 बताइए मौलिक कर्तव्य। बैठिए। याद की चलिए। हाँ हाँ। बताइए कौन सा 5 मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो 47 क्या अनुच्छेद? 47? तो 48 में क्या है?
बैठ जाइए। चलिए खड़े रहिएगा। 47 क्या अनुच्छेद? अनुच्छेद 47, 47। ये मैंने 47 में है। हाँ, मद्य निषेध। मैंने बताया, बैठिए। और कोई? चलिए जी, आप खड़े हो जाइए। आप ही को बोल रहा हूँ, आप ही को। हाँ हाँ हाँ। खड़ा खड़ा होने में शर्म लगता है तो बैठ के बता दूँ, दबाव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ईगो पर ले लेना है कि नहीं मैं नहीं है ऐसा। 49 क्या अनुच्छेद? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण। अब बता दीजिए आप। अब बता दीजिए। बता रही हैं आप? हैं? हाँ, ये है। ठीक है, तो 45 में तब क्या है? तो अगर ये है, मान लीजिए इसमें 14, इसमें 49 में है, तो 45 में क्या है तब? चलिए बैठिए। यही टेस्ट है, चलिए जी। केवल राष्ट्रपति? अब क्या मैं बोलूँ इस, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को? अब ए हाँ नहीं, 45। हाँ हाँ, वही वही वही। मद। नहीं, 47 तो मद्य निषेध है, पोषाहारी सब। 49 शहीद राष्ट्रीय जो महत्व का स्मारक है उसको संरक्षण प्रदान करना। चलिए जी, आप बताएंगे राष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल्स में दिया गया है? हाँ। 56 में। तो तब पुनर्निर्वाचन। ये कौन सा? मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति का पदावधि मतलब। हाँ, तो मैं तो फंसाऊंगा आपको, बोलिए कि हाँ सही है। हाँ, तो आप ही कंफ्यूज में, तो कैसे बताइएगा? चलिए जी। शपथ। 60 में। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बताएंगे 15, अनुच्छेद 15 क्या है? अच्छा। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बैठिए। चलिए। याद है कि भूल गए? फंडामेंटल राइट्स। अच्छा। चलिए बताएंगे 16, अनुच्छेद 16 क्या है? अच्छा अच्छा। 23। हम्म। तो 23 में बताइए स्पेशली। चलिए 29 बताइए क्या है?
बैठिए। चलिए जी। 29 क्या है? अच्छा। किस अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई थी पहली बार? इतना आसान तो मैं क्यों पूछता। चलिए। 1833। विधानसभा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था कलकत्ता में? तो रेटिंग 73 ना है। चलिए बैठिए। चलिए। किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? हाँ? 1909 में है। इस अधिनियम को और क्या बोलते हैं? चलिए बैठिए। हम्म। रिवीजन कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, रिवीजन कीजिए। हाँ, बोले बोले, लाइन मुझे पता है। क्या बोलना है? हाँ। हाँ। जो भी नाम मुझे नहीं पता। वो तो मेरा अपना लिखा हो, फिर उसमें नहीं है, मैंने नहीं बताया है। अच्छा बोलिए तो मैं खोल दूंगा। किस में गया होगा वो? का- इसमें? ना ना, इसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होता है। अब चलिए, जहाँ भी होगा छोड़िए।